अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेथड वैलिडेशन गाइडलाइंस। मेथड वैलिडेशन गाइडलाइंस को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे मेथड वैलिडेशन क्या है। अगर हम मेथड वैलिडेशन की बात करें तो मेथड वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस यूज्ड टू कंफर्म दैट द एनालिटिकल प्रोसीजर एम्प्लॉयड फॉर अ स्पेसिफिक टेस्ट इज सूटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। Result from the method validation can be used to judge the quality, reliability, consistency of analytical result. It is an integral part of any good analytical practice. अगर हम मेथड वैलिडेशन की बात करें तो मेथड वैलिडेशन बेसिकली एक एश्योरेंस है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी की। हम मेथड वैलिडेशन क्यों करते हैं? किसी भी मेथड को वैलिडेट करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ और ये देखने के लिए कि क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं हर कंडीशंस में। इस सब के लिए हम मेथड वैलिडेशन करते हैं। जब कोई मेथड वैलिडेट हो जाता है तो ये इस चीज़ की, उसकी क्वालिटी की, उसकी रिलायबिलिटी की, उसकी कंसिस्टेंसी की ये एक एश्योरेंस मिल जाती है कि ये अपने जो इंटेंटेड पर्पस है, इंटेंटेड यूज़ है, उसके लिए ये सूटेबल है। उसके बाद मेथड वैलिडेशन क्यों करते हैं? मेथड वैलिडेशन करते हैं जस्टिफाई करने के लिए कस्टमर ट्रस्ट को, प्रूव करने के लिए व्हाट वी क्लेम इज़ ट्रू, द वैल्यू गुड्स फॉर द ट्रेड पर्पस, हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए, और इसके अलावा ये चेक करने के लिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में आया है या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई केमिकल है, वो उसकी क्वालिटी क्या है, इसको चेक करने के लिए मेथड को वैलिडेट किया जाता है। अब मेथड वैलिडेशन जो है कब की जाती है? जब कोई न्यू मेथड जो डेवलप किया जाता है किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी मेडिसिन के लिए, किसके लिए, या किसी पहले से प्रेजेंट मेथड को रिवाइज किया जाए, फिर भी उसको वैलिडेट करना पड़ता है। अगर कोई मेथड इस्टेब्लिश है, उसे डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट लेबॉरेटरीज में यूज़ करना है, तब भी उसको वैलिडेट किया जाता है। या फिर जब कोई नया प्रोडक्ट ख़रीदा जाता है, परचेज़ किया जाता है, तब भी मेथड को वैलिडेट करना पड़ता है। इसके बाद है गाइडलाइंस के बारे में कि मेथड वैलिडेशन को गाइडलाइन कौन कौन सी हैं। अब बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मेथड वैलिडेशन के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। इनको देखते हैं। इनमें आ जाती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन हार्मोनाइजेशन ICH, FDA, एसोसिएशन एनालिटिकल कम्युनिटीज़, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP, IUPAC। नेक्स्ट है इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम, गुड लिबर्टी प्रैक्टिस रेगुलेशन, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन, ISO और WHO। ये कुछ एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं किसी भी मेथड को वैलिडेट करने के लिए। कुछ को हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ICH है। ICH एब्रीवेट फॉर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ICH को बेसिकली क्रिएट किया गया था अप्रैल 1990 में। एक मीटिंग हुई थी यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और जापान के दरमियान। इन तीनों ने मिलके एक क्रिएट किया था ICH को ब्रसल में 1990 में। अब बेसिकली इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन या ड्रग, कोई भी ड्रग है उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, ह्यूमन इंटेक से पहले उसकी अश्योरेंस होनी चाहिए उसकी क्वालिटी की और उसकी सेफ्टी की। अब हुआ कुछ इस तरह से था कि 1960 में एक ट्रेजेडी हुई थी यूरोपीय यूनियन में, जिसे कहते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। अब थैलिडोमाइड ट्रेजेडी क्या थी कि मेडिसिन थी, उसको यूज़ किया गया था मॉर्निंग सिकनेस के लिए, लेकिन उसके बहुत ही एडवर्स और बहुत ही बुरे असरात हुए। उससे बिल्कुल अपोजिट अफेक्ट हुआ उस मेडिसिन का। अब ये मेडिसिन जो थी वो जर्मनी में अप्रूव तो हुई थी, लेकिन इसका भी डाटा कंप्लीट नहीं था, यानी ये वैलिडेटेड नहीं थी। तो फिर उस वक्त इस बात पे गौर किया गया और इस चीज़ को सोचा गया कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए ड्रग की डेवलपमेंट के लिए, ड्रग की रेगुलेशंस के लिए, जिनको फॉलो किया जाए और वो मेडिसिन ह्यूमन इनटेक करने से पहले उन रूल्स को फॉलो करे और इस तरह से उसकी गारंटी हो। इस चीज़ पर फोकस किया गया। तो फिर तब ICH, इन तीनों ने मिलकर ICH को क्रिएट किया था, और जिसमें इनकी बहुत सारी अथॉरिटीज़ यूरोप की, जापान की और यूनाइटेड स्टेट की, और इनके एक्सपर्ट्स थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इन तीनों रीजन्स में। उन्होंने इसको फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए डेवलप किया था। अब जो ICH है, ICH यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, ये कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है मेथड वैलिडेशन के लिए। ये 11 पैरामीटर्स हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ता है अगर आपने अपना मेथड ICH वैलिडेट करवाना है, ICH अप्रूवल लेना है। अब इनमें से एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिपीटेबिलिटी है,
स्पेसिफिसिटी है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन है, रेंज है, लिनियरिटी है, सिस्टम सूटेबिलिटी है, रोबस्टनेस है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ता है मेथड को ICH अप्रूव करने के लिए। उसके बाद जो सेकंड एजेंसी है, डिपार्टमेंट है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक अमेरिकन डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द पब्लिक हेल्थ थ्रू द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी एंड मेडिसिन और जो फूड है इसका जितना भी चेक एंड बैलेंस है वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होता है। अगर आपने कोई भी किसी कंपनी ने कोई मेडिसिन लॉन्च करनी है USA में तो उससे पहले FDA का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बगैर वो अपनी मेडिसिन को लॉन्च नहीं कर सकते USA में। ये एजेंसी जो है इसको डेवलप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था अमेरिका में 30 जून 1906 में। लेकिन जब ये जो कंपनी थी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जिस वक्त डेवलप की थी उस वक्त इसे इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी कि ये अप्रूवल दे सके किसी भी मेडिसिन को लॉन्च करने के लिए। लेकिन फिर अमेरिका में एक ट्रेजेडी हुई जिसको सल्फानीलामाइड ट्रेजेडी कहते हैं। सल्फानीलामाइड जो ट्रेजेडी थी ये 1937 में हुई। इसमें क्या सल्फानीलामाइड ड्रग को यूज़ किया गया एंटीबायोटिक के तौर पर, लेकिन ये इतने इसके बुरे असरात हुए कि उसी वक्त 100 से भी ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई, 100 से भी ज़्यादा चाइल्ड जो थे इससे डाइड हो गए, उनकी डेथ कॉज हो गई। तो फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई और इस चीज़ पर फोकस किया गया, इस चीज़ का डिमांड की गई कि ड्रग्स की बाकायदा रेगुलेशंस कोई वैलिडेशन होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम वैलिडेशन की टर्म की बात करें तो ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर में 2 ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ही ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब जो इसके बाद फिर क्या किया गया, एक एक्ट आया गया जिसे फूड एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1938 कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, अगर आपने USA में कोई भी लॉन्च करनी है मेडिसिन तो उसके लिए प्री अप्रूवल डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा FDA को, और वो आपको अप्रूव करेगी तभी आप वहाँ मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से FDA भी वर्क करती है और ये कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है जिनमें ये 15 पैरामीटर्स हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ता है FDA अप्रूवल लेने के लिए। FDA गाइडलाइंस के ये कौन से हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन है, रिपीटेबिलिटी है, इंजेक्शन रिपीटेबिलिटी है, एनालिसिस रिपीटेबिलिटी है, इंटरमीडिएट प्रिसीजन है, स्पेसिफिसिटी है, लिनियरिटी है, रेंज है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन है, रोबस्टनेस है, सैम्पल सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी है, सिस्टम सूटेबिलिटी है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है, जिनको परफॉर्म करना पड़ता है FDA अप्रूवल लेने के लिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या फिर USP। अब ये जो थी ये भी USA में क्या है, एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कब फाउंड किया गया था, 1820 में मैरीलैंड में किया गया। अब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का बेसिकली काम क्या है, ये क्या करते हैं, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हैं वो डेवलप करते हैं। मोस्टली जितने भी रेफरेंस स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं जिनसे आप अपने मेडिसिन की या केमिकल की क्वालिटी फाइंड कर सकते हैं, वो या तो USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में डेवलप हुआ है करते हैं, या फिर JSP जापानियन फार्माकोपिया में इसको डेवलप किया जाता है। तो फिर इसका जो फंक्शन है बेसिकली वो है रेफरेंस स्टैंडर्ड को डेवलप करना। 1941 में इन्होंने इंसुलिन जो है डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसका भी रेफरेंस स्टैंडर्ड जो डेवलप किया था जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी इंसुलिन की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अब जो फार्माकोपिया है, USP है और FDA है, दोनों अमेरिकन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपस में मिलकर रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हैं वो डेवलप करते हैं के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि इस चीज़ को अश्योर किया जा सके कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई मेडिसिन कोई ड्रग यूज़ की जा रही है तो वो सेम क्वालिटी की है, सेम उसका प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। अब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है इसके लिए ये भी कुछ पैरामीटर जो हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ता है अगर आपने अपनी मेडिसिन को USP वो करवाना है एवेलुएट। अब इसमें कौन से पैरामीटर्स हैं, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, स्पेसिफिसिटी है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन है, रेंज, लिनियरिटी है, रुगर्डनेस है और रोबस्टनेस है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको फुलफिल करना ज़रूरी है अगर आपने अपना जो मेडिसिन है, ड्रग है, अपना जो प्रोसीजर है उसको USP अप्रूव्ड करना है। इसके बाद जो लास्ट है वो है IUPAC गाइडलाइंस हैं। IUPAC जो है बेस्ट नोन फॉर वर्क स्टैंडर्डाइजेशन नोमेनक्लेचर इन केमिस्ट्री। बेसिकली जो IUPAC का नेम लिया जाता है मोस्टली वो नोमेनक्लेचर के रिगार्ड
से इसको ज़्यादा जाना जाता है। इसमें नोमेनक्लेचर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में एज अ सक्सेसर ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब जो IUPAC है ये भी कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है मेथड वैलिडेशन के लिए। ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको परफॉर्म करना ज़रूरी है अगर आपने IUPAC अप्रूव्ड मेथड वैलिडेट करना है। तो इसमें एप्लीकेबिलिटी है, सेलेक्टिविटी है, कैलिब्रेशन, लिनियरिटी है, ट्रूनेस है, प्रिसीजन है, रिकवरी है, रेंज है, डिटेक्शन लिमिट है, सेंसिटिविटी है, लिमिट ऑफ डिटर्मिनेशन है, रिगर्डनेस है, फिटनेस फॉर पर्पस है और मैट्रिक्स वेरिएशन हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ता है IUPAC मेथड वैलिडेशन के लिए। तो ये कुछ वो थी गाइडलाइंस थी जो कि कुछ एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं आपके मेथड को वैलिडेट करने के लिए उनके पैरामीटर्स के अंडर, उनके गाइडलाइंस के अंडर। इस तरह से हम इनको यूज़ करते हुए अपने मेथड को इन तमाम एजेंसीज़ की जो गाइडलाइंस हैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके अपने मेथड को वैलिडेट कर सकते हैं ताकि उसकी एश्योरेंस या क्वालिटी को कंफर्म किया जा सके। थैंक यू।